अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग गेम्स ऑफ दिस ईयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। गुज़श्ता रोज का एक बड़ा सेमीफाइनल। ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल टीम दे आर ऑल द वे थ्रू टू द फाइनल ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप 2023। ऑफ कोर्स अनबीटन है और जैसे कि हम कह रहे थे कि कौन उनको हराएगा, अब तक कोई उनको हराने में कामयाब नहीं हो सका। अनबीटन इन द ग्रुप स्टेजेस एंड ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स में एक तरफा मुकाबला हम कह सकते हैं क्योंकि केन विलियमसन के आउट होने के बाद 70 रन से ये मैच इंडियन नेशनल टीम ने अपने नाम किया। ऑफ कोर्स दे हैव बीन ब्रिलियंट इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। मैच समरी कल की क्या रही है, जरा मैच समरी की तरफ जाएंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि इंडियन नेशनल टीम दे वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स दे पोस्टेड अ ह्यूज टोटल ऑन द बोर्ड। स्टार्ट में दे मार 4.5। ऑफ कोर्स जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम की, विराट कोहली इज बीन ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स 50th ODI 100 फॉर हिम यस्टरडे। और ऑफ कोर्स कल की एक स्पेशल बात ये भी थी विराट कोहली कि कल सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर को ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था और कल के रोज ही विराट कोहली ने यानी 15 नवंबर को ही उनका रिकॉर्ड जो है ODI 100 का वो ब्रेक किया। ऑफ कोर्स मिस्टर आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे भी। एंड जवाब में 327 फॉर न्यूजीलैंड और 70 रन से ये मैच इंडियन नेशनल टीम ने अपने नाम किया। दे आर थ्रू टू द फाइनल्स और आज एक और इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। साउथ अफ्रीका दे आर प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ और जो मैच जीतेगा ऑफ कोर्स दे विल बी फेसिंग इंडियन नेशनल टीम द होस्ट नेशन एंड वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस ईयर्स टूर्नामेंट मोहम्मद शामी। जी हां, मोर से ज्यादा स्पेशल मोमेंट मोहम्मद शामी लीडिंग विकेट टेकर इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स और एक्सपेक्ट करें कि शायद एक बड़ी परफॉर्मेंस आ रही है उनकी जानिब से अगेन इन द फाइनल्स एज वेल। कल और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। ऑफ कोर्स द काशर से जो कोचिंग स्टाफ था, हेड कोच थे ग्रांट ब्रैडबर्न और डायरेक्टर क्रिकेट थे विकी आर्थर, कप्तान थे बाबर आजम जो कि अब साबिक कप्तान हो चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स आई कि कोचिंग स्टाफ को तो फारिग कर दिया गया था और पीसीबी को दीगर जिम्मेदारियों को कह दिया गया था, जिसके बाद विकी आर्थर ने मना कर दिया कि हम दीगर कोई असाइनमेंट नहीं लेने वाले। लेकिन जो बाबर आजम है उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद वो सोच के बताएंगे कि क्या वो टेस्ट टीम की कप्तानी करना चाह रहे हैं। ओडीआई ऑफ कोर्स कोई ओडीआई पाकिस्तान अगले साल तक नहीं खेलना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही डेवलपमेंट आई कि बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया कि ही इज ऑफ कोर्स रिजाइनिंग एज अ कैप्टन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स इन क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए एज अ बैटर वो दस्तियाब होंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कैप्टन का भी ऐलान कर दिया है। ऑफ कोर्स शान मसूद की टेस्ट में तो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है लेकिन डोमेस्टिक परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है टेस्ट के लिए कैप्टन होंगे, रेड बॉल कैप्टन। एंड शाहीन शाह अफरीदी ही विल बी द कैप्टन फॉर T20s फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। और अगले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तैयारियां यानी अब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शुरू कर दी हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद इसी पे बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की। कल के सेमीफाइनल से जरा डिस्कशन का आगाज करेंगे। इंडियन नेशनल टीम दे आर ऑल द वे थ्रू टू द फाइनल्स ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स फेवरेट्स वी कैन एक्सपेक्ट देम क्योंकि अनबीटन हैं अब तक। तो इस पे आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ऑफ कोर्स हमारे पैनल का हिस्सा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। जैसे कि कल भी आपने कहा था कि शायद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई अच्छी फाइट बैक नहीं इतनी नजर आई हमें न्यूजीलैंड की तरफ से। ठीक है, केन विलियमसन का एक जब आउट हुआ तो उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि दे कैन डू 400, मतलब चेस कर लेंगे वो। नहीं, 397 बहुत बड़ा टोटल होता है तला, और वो भी सेमीफाइनल में। वर्ल्ड कप के उसका प्रेशर अलग होता है बिल्कुल सेमीफाइनल का। तो जब इंडिया ने इतने रन कर लिए थे तो लाइक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई जैसे मैक्सवेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 कर गया था, 200 कर गया था कि अफगानिस्तान उस टाइप का कोई नहीं खेलता तो शायद न्यूजीलैंड कर भी देता। लेकिन उस टाइप की बैट्समैन है नहीं न्यूजीलैंड के पास जो मैक्सवेल की तरह खेले। तो इट वाज लाइक एक्सपेक्टेड कि इंडिया जीतेगा। और फिर शामी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की भाई, 7 विकेटें, मतलब उस पिच पे जहां पर इतना ज्यादा वो नहीं था। तो आई थॉट कि ही रियली बोल्ड वेल। और इंडिया की टीम हम देख रहे हैं शुरू से इस वर्ल्ड कप में, दे हैव लुक द बेस्ट टीम। और अगर आप शामी की बॉलिंग देखें ना, देखें बात वही होती है कि एक बॉलर का जब पिच में इतनी ज्यादा हेल्प ना हो तो फिर आप क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रनअप चेंज करते हैं, आप एंगल थोड़ा सा वाइड होते हैं, और वही शामी करता है। इस वजह से इंडिया इतना कामयाब हो रहा है। एंड आई थिंक ये जो फाइनल में इंडिया पहुंचा है तो मतलब 75% तो ये लग रहा है कि इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप। लेकिन अब देखते हैं कि
दूसरे सेमीफाइनल से कौन आता है, साउथ अफ्रीका आता है या ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि दोनों का बड़ा कांटे का मैच है। हालांकि इसमें साउथ अफ्रीका मुश्किल में है, लेकिन आई फील कि जिस टाइप की पिच है एडन गार्डन में, जो जहां पर सेमीफाइनल खेला जा रहा है दूसरा, वो पिच बड़ी ट्रिकी है और उसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी और पेस बॉलर्स को तो हम देख ही रहे हैं कि हेल्प मिल रही है, स्पिनर्स को भी मिल रही है। तो इतना आसान नहीं होगा एनीथिंग। अब साउथ अफ्रीका अगर 200 से ऊपर कर गया, 230 240, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है चेज करना। आप इस पे जरा नजर डालें कि न्यूजीलैंड ने गलती कल कहाँ की है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब 20 ओवर गुजरे थे, 125 130 थे उनके, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऐसा जा रहे हैं कि वो 12 रन पर ओवर करना चाह रहे हैं, लेकिन वेयर डू यू थिंक दे लैक्ड? ठीक है, बात क्या होती है कि जब आप 397 चेस कर रहे हैं तो बेसिकली आपको पहले ओवर से ही 8 रन पर ओवर करने हैं और फिर 50 ओवर तक आपने 8 8 रन हर ओवर में करने हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप 400 चेस कर रहे हैं तो फिर आपको किसी एक बंदे को तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। तो वो न्यूजीलैंड की तरफ से, हालांकि कल डैरेल मिचेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 100 किए उसने, और विलियमसन ने भी 60 कुछ किए, लेकिन उस रेट पे नहीं किए उन्होंने। मतलब अगर जैसे एक बंदे को एंकर करना चाहिए था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की हम देखें तो इंडिया की टीम में हम ये देख रहे हैं कि कोहली एंकर करता है इनिंग्स को। तो बेसिकली न्यूजीलैंड को भी ये डिसाइड करना चाहिए था कि कौन एंकर करेगा, और फिर दूसरी तरफ से फिर रन्स कोशिश की जाती है कि भाई 7 8 का एवरेज रखा जाए। तो वो बीच बीच में ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही रन्स नहीं आ रहे थे, तो वो फिर एवरेज बढ़ता गया, बढ़ते 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 वो 12 रन पे चला गया। और फिर जब 12 रन पे एवरेज चला जाता है तो फिर यार एक विकेट गिरने की देर होती है। और कल वही हुआ, हमने देखा कि जैसी विकेट गिरी तो धड़ाधड़ सब शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। तो इंडिया का आई थिंक जहां गलती हो गई न्यूजीलैंड से वो यही थी कि वो बेचारे टॉस नहीं जीत पाए। वो टॉस हारे तो समझ लो उसके साथ जो है वो मैच भी उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि जिस टीम ने पहले बैटिंग करना था उसको एडवांटेज था और इंडिया ने पूरा फायदा उठाया पहले बैटिंग करने का। ये भी जहन में रखें जी। कि इंडिया ने फायदा उठाया पूरे बैटिंग करने का। और फिर देखिए फर्क ये आ रहा है कि इंडिया का कल भी हमने देखा वही तेज स्टार्ट मिला रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तरफ से, आके 7 8 ओवर में जो है 70 रन कर लिए थे उन्होंने। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अकेले हमने वो डिफरेंस देखा है कि जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो शुरू में विकेट्स लेते हैं नई गेंद से। कल शामी ने फिर जो है शुरू में ही 2 इनफॉर्म बैट्समैन को आउट कर दिया, कॉनवे को और उसको रविंद्रा को, और दोनों को उसने कॉट बिहाइंड करवाया। यानी कि ही वाज बॉलिंग सीम अप, बॉलिंग वो कर रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो। तो जी। आई थिंक इंडिया इज लुकिंग बेस्ट साइड एंड आई थिंक मतलब जो कल रिजल्ट था मैंने हार्डली अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा उसको। ठीक है, अच्छा, मैंने ये आपने बोला ना इंडिया इज लुकिंग द बेस्ट, दे आर द बेस्ट साइड, ये मैंने आपसे पूछना, क्योंकि आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, इस पे आपने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट या आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन इंडिया का है। इज दिस द बेस्ट टीम दैट इंडिया एवर हैड? इस पे आपका मौका, क्योंकि आप यू हैव बीन इन द स्पोर्ट्स फील्ड फॉर 36 इयर्स, मोर देन 36 इयर्स नाउ, तो इज दिस द बेस्ट टीम दैट इंडिया एवर हैड? कैन वी से दैट? देखिए मैं इस तरह से कहूंगा कि पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम जो वर्ल्ड कप में खेली है वो 1999 की थी, जो हम फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। और वो एक गलत डिसीजन की वजह से हम वो फाइनल हार गए थे, क्योंकि टॉस पे हमने गलत डिसीजन लिया था। लेकिन वो पाकिस्तान टीम अगर मैं देखता हूँ तो वो सबसे बेस्ट टीम थी हमारी वर्ल्ड कप में, जितनी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीमें खेली है। मैं ये समझता हूँ कि जो, और उसमें बड़े पाए के प्लेयर्स थे, याद रखिएगा उसमें जी। वसीम था, वकार था, शोर अख्तर था, सकलैन था, अजहर महमूद, रज्जाक, शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इंजी यूसुफ वगैरह जैसे लोग थे। बहुत पाई की टीम थी। लेकिन इफ यू आस्क मी टू कंपेयर, आई थिंक दिस इंडियन टीम जो इस वर्ल्ड कप में खेल रही है ये उस टीम से भी बेहतर है जो ओ। पाकिस्तान की बेस्ट टीम 99 की वर्ल्ड कप में। ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ क्लिकिंग, इन टर्म्स ऑफ हैविंग फॉर्म एट द राइट टाइम, ये मुझे उससे भी ज्यादा तगड़ी टीम लग रही है। क्योंकि वो टीम भी जो है बीच बीच में मैचेस हार रही थी, लेकिन ये टीम तो, इंडिया की टीम तो हारी नहीं ना मैच अब तक। ये अनबीटन चले आ रहे हैं। और फिर जो एक डर था कि इंडिया क्योंकि जिंक्स्ड है और आईसीसी के सेमीफाइनल में आके हार जाता है, और हमने देखा कि वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में हार के वो आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे वो। फिर 2016 के भी जो है वो मतलब 2019 के भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे थे, न्यूजीलैंड से ही हारे थे। तो एक था, लेकिन इस टीम को देख के आपको एक फील आ रही थी कि नहीं यार ये टीम जिंक्स नहीं है, ये टीम निकल जाएगी सेमीफाइनल से भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया आर नाउ टॉप फेवरेट्स टू विन द फाइनल, अनटिल अनलेस कि इनका कोई बहुत ही बुरा दिन ना आ जाए फाइनल के दिन। क्योंकि ये तो एक है कि लॉ ऑफ एवरेज कहता है क्रिकेट में, और क्रिकेट में चीज बड़ी मैटर करती है कि एक टीम जब इतना लंबा खेलती है अच्छे तरीके से तो उसका एक बुरा दिन आना होता है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा आपके जो वनडे में रिकॉर्ड है जी। लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक्स का,
वो तकरीबन 14-15 इस टाइप का मतलब लंबा है, मतलब लंबे मैचेस टीमों ने जीते हैं। तो इंडिया को अगर आप देखते हैं इस हिसाब से इस वर्ल्ड कप में, तो अब तक इंडिया ने 10 मैचेस जीता है। तो अब देखते हैं भाई कि वो फाइनल में कैसे परफॉर्म करते हैं, बट सो फार दे हैव लुक्ड रियली गुड। बिल्कुल। अच्छा, बीच में ये शायद क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है और बैकअप प्लेयर्स भी इतने स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम लोग जब अपनी टीम की बात करते थे तो ओपनर इंजर्ड हुआ तो भाई किसको खिलाएंगे, मिडिल ऑर्डर इंजर्ड हुआ तो आगा सलमान है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो शायद लोग कह रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं इनको एक वो जो एक ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या की शक्ल में, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वो अकेले खड़े हुए थे और वो भी खतरनाक, मतलब वो जिस तरह धो रहे थे शादाब खान को, तो ऐसा लग रहा था वो भी चेस कर जाएंगे। वो तो उन्होंने शायद रन आउट करवा दिया था जडेजा ने, शायद अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। तो उनके आउट इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद शायद लोग कह रहे थे कि लैग कर जाएंगे, लेकिन स्टिल दे हैव डन अ प्रीटी ग्रेट जॉब। मतलब 400 करना विदाउट हार्दिक पांड्या, आपकी इंजरी स्केयर्स इतनी बीच में आई हैं, और फिर आप ये देखेंगे मोहम्मद शामी ने सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं और उनको भी रेस्ट उन्होंने बीच में दिया है। ना सिर्फ मतलब हमारी तरह नहीं कि सारे मैचेस नीदरलैंड के खिलाफ भी खिला दिया, वो नेपाल से खेला तो उनके खिलाफ भी खिला दिया। नहीं देखें, आई थिंक हार्दिक का मुझे इस तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि हार्दिक की जो इंजरी हुई है, इट्स बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया, अच्छा। क्योंकि उससे शामी को आने का मौका मिला टीम में। और शामी जब से आया टीम में, उसकी आप परफॉर्मेंस तो देखें, मतलब वो 3 दफा तो पंजा मार चुका है। कल वो 7 विकेटें ले गया जी। और फिर एक मैच में 4 विकेटें ले गया था। तो द वे ही इज परफॉर्मिंग मोहम्मद शामी, ये बहुत बड़ा प्लस है इंडिया के लिए कि जो शामी की फॉर्म है। कल जिस टाइप की पिच थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी बैटिंग विकेट थी कल। मतलब कल वानखेड़े पे बिल्कुल बैटिंग पिच थी, कुछ स्पिन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस पिच पे 7 विकेटें लेना शामी का, और वो भी सिर्फ 50 कुछ रन देके, बहुत बड़ा एफर्ट था उसकी तरफ से। और उसी ने नई गेंद से जो है 2 विकेटें भी निकाली। देखिए, अगर कॉनवे और रविंद्र आउट नहीं होते जल्दी, तो न्यूजीलैंड वुड हैव बीन इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। इसलिए क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्म बैट्समैन थे, दोनों ने 100 किए हुए इस टूर्नामेंट में, और दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो आई 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 फील के मतलब हार्दिक पांड्या की जो इंजरी थी, वो मे बी इंडिया के लिए अच्छा ही कर गई, क्योंकि शामी की जगह बन नहीं रही थी टीम में। उसको रेस्ट नहीं कराया था इन्होंने। शुरू के मैचेस में उसकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, क्योंकि सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो किसकी जगह खिलाए? क्योंकि अगर जैसे हार्दिक खेलता है तो फिर वो बेसिकली थर्ड पेसर की तरह खेलता है वो। तो अगर आप 4 पेसर खिला रहे हैं तो फिर ये खिलाते हैं, फिर ये ज्यादातर शार्दुल ठाकुर को डाल देते हैं, या फिर एक पेसर और डालते हैं। आई आई जस्ट फील के इंडिया के पास तो जो रिसोर्सेज है वो बहुत स्ट्रांग है। बैकअप में भी उनके रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहा है, जी। तो इनके पास ये ऑप्शन है आराम से कि ये ईशान किशन को ट्राई करके देख सकते हैं। वो भी अच्छे खासे रन कर चुका है इन रिसेंट टाइम्स। तो दैट इज वाई। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अब वो याद रखिएगा तला, वो फैक्टर है रोहित और कोहली की फॉर्म। ये 2 सबसे सीनियर प्लेयर हैं इनके। और जब 2 सीनियर प्लेयर आपके रन करेंगे इतने कंसिस्टेंटली, जिस तरह कल कोहली ने 100 किया, रोहित जिस तरह स्टार्ट दे रहा है, तो फिर वो टीम तो क्लिक करेगी ना यार। जब 2 सीनियर्स ही आपको लीड कर रहे हैं फ्रंट से, तो फिर कैसे नहीं वो टीम क्लिक करेगी? बिल्कुल, यानी भारतीय टीम के पास बॉलर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स की भरमार है और हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट उन्होंने रेडी किया। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए भी उन्होंने रिप्लेसमेंट्स रेडी की हुई। हार्दिक पांड्या ही माइट बी द कैप्टन ऑफ लास्ट जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था, कैप्टन थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जब इस सेमीफाइनल चल रहा है साउथ अफ्रीका, दे ऑफ कोर्स दे वन द टॉस, दे वर ऑल ओवर द प्लेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग इनकी चल रही है, इस पर बात करेंगे कौन फेवरेट्स आज सेमीफाइनल में, और जो फाइनल में इंडिया का मुकाबला करेगा। ऑफ कोर्स जो चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुई है, वहीद भाई का मौक़िफ़ जानेंगे। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a commercial break. Cricket World Cup semi-final, second semi-final of course चल रहा है South Africa. They are facing Australian national team right now. 5 times world champion है South Africa ने पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, and it looks like they failed to put a good total on the board. Of course 203 पर 9 खिलाड़ी उनके पहले लौट चुके हैं। जो कोलैप्स हुआ था वहीद भाई 24 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, हेनरिक क्लासन और उसके बाद डेविड मिलर ने थोड़ा संभाला दिया, लेकिन फिर भी 200 चेजेबल है, या ये थोड़ा अंडरलाइट्स चेंज होगी, पिच थोड़ा करेक्टर चेंज करेगी? आई थिंक 30-40 रन कम है। मतलब अगर ये साउथ अफ्रीका किसी तरह से 230-40 का टोटल कर लेता या कर ले, तो काफी मतलब चांस है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि ये पिच जो है पिच ट्रिकी है। एंड मतलब आप ये नहीं कह सकते आप कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल ही रूल आउट हो गया। जैसे कल जब इंडिया ने 397 कर लिए थे तो पता था कि जी वो जीतेगा, लेकिन आज साउथ अफ्रीका स्टिल हैव अ चांस। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि
क्योंकि रन इतने नहीं किए तो ऑस्ट्रेलिया को ही आप कहेंगे कि फेवरेट्स है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा बॉलिंग करें, मिलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अनफॉर्चुनेटली मिलर ने 100 करने के बाद उसी ओवर में अभी आउट हुआ है वो। तो वो कोशिश कर रहा था बेचारा कि तेजी से रन करे आखिरी चंद ओवर्स में, लेकिन मतलब यहाँ तक भी पहुंच गया साउथ अफ्रीका, आई थिंक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से जो हालात थे इनकी इनिंग्स के, और जिस तरह से इनकी 4 विकेटें जल्दी गिरी थी, और जिस तरह बॉल उस वक्त मतलब मूव कर रहा था और सारे सिलसिले थे, तो लग नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका इतने रन्स भी कर पाएगा, लेकिन इतने रन्स कर दिए, ये भी बड़ी बात है। दे हैव समथिंग ऑन द बोर्ड एटलीस्ट। यस। अच्छा, एक और डिस्कशन में देख रहा था, चल रहा था कि साउथ अफ्रीका ना ही जाए फाइनल, क्योंकि इंडिया को टफ टाइम देने की बात हो रही है कि कौन टफ टाइम दे सकता है। तो देयर सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम दैट कैन गिव अ प्रॉपर टफ टाइम टू। यार इन दोनों का जो मैच हुआ था वो वाहिद शायद इंडिया की वही पिच थी जिस पे यार स्पिन ट्रैक बन गया था, आपको याद होगा, जो पहला ही मैच था शायद इंडिया के इस टूर्नामेंट में। तो अहमदाबाद में ऑफ कोर्स फाइनल होगा, तो वहां पे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे फाइनल में भी वैसा ही ट्रैक बन जाए, कोई स्पिन ट्रैक अगर टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता है फाइनल, तो बैटिंग ट्रैक में तो दोनों 400 वाली टीमें हैं फिर। हाँ नहीं, वहां तो फिर स्पिन जो है वो इंडिया के एडवांटेज में जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो टोटल जैम्पा पे डिपेंड करता है या फिर ट्रैविस हेड कर लेता है। लेकिन ये कि इंडिया के पास तो प्रॉपर स्पिनर्स है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इवन साउथ अफ्रीका भी बड़ी डेंजरस साइड है, और अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन लग तो यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है, लेकिन साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी डेंजरस साइड। लेकिन अब फाइनल तो चले बाद में की बात है। आज मुझे लगा कि शायद मे बी साउथ अफ्रीका असल में ना चेस करना पसंद नहीं करती बिल्कुल। साउथ अफ्रीका हमेशा पहले बैटिंग करती है, लेकिन जो कंडीशंस थे आज ईडन गार्डन में जब टॉस हुआ था, इतने ओवरकास्ट कंडीशंस और बारिश का सिलसिला और ये वो, तो आई डोंट नो, शायद साउथ अफ्रीका में भी बुमामा को पहले बॉलिंग करके चांस देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनका डिसीजन बैकफायर कर गया, इसलिए क्योंकि शुरू के ही बैट्समैन जब आउट हो गए, तो फिर अब फिर ऐसी पिच पे जहाँ बॉल मूव कर रहा था, थोड़ा सा हेल्प थी बॉलर्स को। हेजलवुड स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, क्विंटन डिकॉक बड़ा गंदा शॉट खेल के आउट हुआ, और वो बड़ी की विकेट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल। और आपने साउथ अफ्रीका की चेस की जो बात की ना, 3 मैचेस में उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में चेस किया। एक नेदरलैंड्स के खिलाफ चोक कर गए, एक हमारे खिलाफ एक विकेट से वो मैच जीता, और फिर इंडिया के खिलाफ 83 पे ऑल आउट हो गए भाई। वो बड़ा टफ एक मैच था ऑफ कोर्स। अच्छा, कल की डेवलपमेंट्स पे वहीद भाई, कल आपने सबसे पहले ज़ाहिर ब्रेकिंग दी कि सैक किया है कोचिंग स्टाफ को, उसके बाद ज़ाहिर प्रोग्राम तो एंड हो गया था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने जो डिसाइड किया कि कहा जा रहा था कि उन पे ही छोड़ा गया है या बोर्ड ने प्रेशर डाला, आप तक क्या डिटेल्स आई कि बोर्ड ने उन पे प्रेशर डाला या उन पे डिसीजन था कि आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, रहना चाहे तो रह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बोर्ड ने तो उनको क्लियर बोल दिया था। जक्का साहब ने कहा था कि भाई अगर आप कप्तान रहेंगे तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में रहेंगे, व्हाइट बॉल से हमने हटा दिया है। तो आप एक फॉर्मेट में अगर कप्तानी करना चाहते हैं रेड बॉल पे तो आप करें। तो उस पर फिर बाबर ने मना कर दिया कि नहीं जी, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट पे तो मैं नहीं करूंगा कप्तानी, और अगर कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स में करूंगा। तो फिर बाद में जाके उन्होंने 15-20 मिनट बाद वापस जाने के बाद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। अब बात यह कि तला देखें, जितना प्रेशर था मतलब बाबर के ऊपर, और जितना मतलब आवाजें उठ रही थी कि बाबर शायद उस तरह से मतलब एज ए कैप्टन डेवलप नहीं हुआ जैसे उसको होना चाहिए था इन द लास्ट 4 इयर्स, तो वो अपनी जगह वो बातें बिल्कुल ठीक है। और बाबर को पूरा चांस मिला एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी कि वो कुछ करे। और यही मसला, यही कि हम बार बार यही बात करते हैं कि कप्तान की अपनी मर्जी की टीम थी, इसमें ऐसा भी नहीं था कि कोई प्लेयर ऐसा हो जो इसके मर्जी की, बाबर की मर्जी का ना हो। तो आई मीन फेलियर टू मोटिवेट द टीम टू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, आई थिंक ये तो होना था। और सही फैसला किया बाबर ने भी तीनों फॉर्मेट से हटने का, क्योंकि एक फॉर्मेट में रहता तो फायदा कुछ नहीं होता, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां बड़ा टफ सीरीज होगी। तो जो सबसे सरप्राइजिंग जो डिसीजन आया है वो हफीज का आया है कि हफीज को आपने टीम डायरेक्टर बनाया है टीम का, और प्लस उसको ये भी आपने पावर्स दिए कि वो टीम के साथ जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और मतलब जो है वो डायरेक्टर प्लस कोच है। और जो कोचेज अब नए अपॉइंट होंगे उसमें भी हफीज की से होगी। तो आई डोंट नो यार कि मे बी वेदर हफीज इज रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या नॉट। हमारे वहाँ एक प्रॉब्लम ये है ना तला, कि हमारे वहाँ जो मतलब जैसे दूसरे बोर्ड्स में ये होता है कि एक प्लेयर अगर रिटायर होता है ना, तो उसको कम से कम कुछ बोर्ड्स 3 साल रखते हैं, कुछ बोर्ड 5 साल का कूलिंग पीरियड रखते हैं, कि मतलब उस कूलिंग पीरियड में वो फॉर्मर क्रिकेटर किसी पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं होता। वो टाइम देते हैं उसको कि वो थोड़ा सा मतलब रिटायरमेंट का टाइम के बाद उसको फिर वो अगर जिम्मेदारी देनी है तो देते हैं। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे वहाँ हफीज लास्ट ईयर ही तो रिटायर हुआ था, 2019 में भी मिसबा को बनाया गया था हेड कोच या चीफ डायरेक्टर, तो उस वक्त भी वो 2017 में रिटायर हुआ था, 2 साल ही हुए थे उसको निकले हुए क्रिकेट से। तो और बल्कि वो तो T20 और PSL भी खेल रहा था। तो थोड़ा सा आई डोंट नो यार कि मे बी शायद क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि कूलिंग पीरियड रखना चाहिए प्लेयर्स का, इसलिए क्योंकि अब
एक मसला ये हो जाता है कि जो प्लेयर करंट प्लेयर हो, जैसे हफीज बेसिकली मतलब लास्ट ईयर लेट रिटायर हुआ T20 वर्ल्ड कप, तो वो इन सारे प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है और सब कुछ है। तो एक वो जो एलिमेंट एक आना चाहिए ना, एक डिस्टेंस होना चाहिए कोच में, टीम डायरेक्टर में विद द प्लेयर्स, वो चीज फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो आपने ये कूलिंग पीरियड का नाम दिया ना, ये रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ अगर हम बोलें तो वो सबसे बड़ी एग्जांपल है। राहुल द्रविड़ जो अब ज़ाहिर कोचिंग करे इंडियन नेशनल टीम के। अच्छा अमित भाई, ये हफीज की क्या ये वही कड़ी है जो टेक्निकल कमेटी से उन्होंने रिजाइन किया, शायद उसी वक्त ये चीज सेटल हो गई होगी कि क्योंकि बाबर अपनी मर्जी की टीम लेके जा रहा है, तो अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल को मैं फिर जी आई डोंट थिंक सो। मसला ये है कि इस वक्त एक इशू ये आ रहा है ना कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का टूर है। जी अब मैं नहीं समझता कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे जो कि बहुत इंथुजियास्टिक होंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए टीम के साथ। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शंस थे जका अशरफ के पास वो बहुत लिमिटेड थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा चलो जी हफीज राजी है तो हफीज को कर लेते हैं। लेकिन ये हफीज के लिए देखें, मैं आपको बात बता दूं, बात यही है कि यार पहला उसका असाइनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो अब पहला असाइनमेंट ही इतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो इफ द टीम इज खुदा रास्ता इफ द टीम इज नॉट एबल टू डू वेल और परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, तो फिर मुश्किल हो जाएगी हफीज के लिए अपनी मतलब पोजीशन को रिटेन करना। और फिर ये बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। और या तो बोर्ड को ये अनाउंस करना चाहिए कि भाई हफीज जो है, अब रिगार्डलेस की क्या रिजल्ट आते हैं, एक साल तक ये है, T20 वर्ल्ड कप तक है ये, जी तो फिर उसको भी सुकून मिल जाएगा, हाँ यार T20 वर्ल्ड तक मैं हूँ। तो अभी अगले 1-2 महीने जो है ना, अभी भी बड़े अनसर्टेनिटी के हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि इलेक्शंस के बाद फिर नए बोर्ड में लोग आएंगे, बोर्ड में नए लोग आएंगे, हमें नहीं पता कौन आता है, क्या करता है, क्या डिसीजन करता है। तो अनसर्टेनिटी का पीरियड अभी भी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है। अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट में ये हमेशा ऐसे ही रही है वहीद भाई, ऑफ कोर्स। तो ये प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं। अच्छा ये जो दो कप्तान आए हैं अपने, शान मसूद फॉर टेस्ट और शाहीन शाह अफरीदी फॉर T20, इस दोनों पे आप कमेंट करें। शाहीन पे मैं एक वर्डिक्ट या एक कमेंट आपसे स्पेशली लेना चाह रहा हूं कि क्या दिस वाज टू अर्ली फॉर हिम टू बी द कैप्टन, या कोई और चॉइस नहीं थी, या इन्हीं के जो हम कह रहे थे कि लॉबिंग एक चल रही है, शाहिद अफरीदी पे बड़ा इल्जाम लग रहा था, तो ये उसी की कड़ी है, या एक कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो प्रॉपर तौर पर वही थे ऊपर आने के लिए इस पोजीशन पे? नहीं, लॉबिंग तो बहुत हुई है शाहीन के लिए, उसमें शायद आफरीदी ने भी लॉबिंग की और लाहौर कलंदर्स के लोगों ने भी लॉबिंग की, बहुत लॉबिंग हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए ही इज नॉट ही इज 23। अब मसला ये है कि क्योंकि उसने मतलब लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करके बैक टू बैक उसने उनको टाइटल जिताया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी का उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन स्पार्क तो है उसमें यार। तो बात यह है कि बाबर के बाद आप किसको फिर T20 का कप्तान बनाते हैं, ये एक सवाल आता है ना कि कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे। आप रिजवान को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन रिजवान को कंसिडर करने का मतलब ये कि फिर आप वही पुरानी सोच पे चले जाते हैं। तो आई थिंक ठीक है, शाहीन को चांस देने में कोई बुराई नहीं है, एंड ही इज गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी 19 T20 इंटरनेशनल खेलने पाकिस्तान ने बिफोर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप, तो टाइम तो उसके पास है, उसको एक्सपोजर भी काफी मिलेगा। रही शान की बात, शान पे पहले भी बात हो चुकी है कि शान को होना चाहिए था कप्तान टेस्ट का, और बल्कि ओडीआई का भी आई थिंक शान को ही होना चाहिए कप्तान, क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा लड़का है और समझदार है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि मतलब एज ए क्रिकेटर ऑल्सो ही हैज मतलब इम्प्रोवाइज्ड हिमसेल्फ। हाँ, उसने अपना फिटनेस पे बहुत काम किया है, उसने अपने मतलब ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनने पे बड़ा काम किया है। लेकिन यहाँ पर यही बात है ना तला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरह की तारीख रही है, सारा डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए बाबर 4 साल कप्तान रहा है, ये हमें पता है कि बाबर के मतलब 4-5 बड़े खास करीब उसके प्लेयर्स हैं, कुछ ने तो आज ट्वीट्स भी की उसके फेवर में कि जी बाबर बड़ा अच्छा कप्तान था, ये था वो था। तो अब देखना ये पड़ेगा कि यार आगे चल के कितनी सपोर्ट मिलती है शाहीन को और स्पेशली शान मसूद को, क्योंकि कप्तान तो उतना ही कामयाब हो सकता है जितना उसको सपोर्ट मिलेगी। और ये अब देखना बहुत जरूरी है कि बाबर क्या वाकई फुल ऑल आउट सपोर्ट करते हैं दोनों कप्तानों को, बाकी प्लेयर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये अभी एक बड़ा डाइसी पीरियड है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन एक चीज जो इसमें से पॉजिटिव आ रही है इन सब चीजों में, वो ये है कि यार कम से कम अब बाबर को एक ये मौका मिल रहा है। अब चाहे वो उसकी मतलब चाह ना हो, लेकिन अब ये जरूर है कि उसको अब ये मौका मिल गया है कि अब अपने आप को वो अपनी बैटिंग पर पूरी तरह फोकस करे और ये प्रूफ करे कि यार वो मतलब वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन है। और ये भी प्रूफ मतलब अगर वो रन्स करना शुरू करता है जिस तरह वो पहले करता था, तो उससे ये भी साबित हो जाएगा कि फिर उसने सही डिसीजन लिया कप्तानी छोड़ने का। इसलिए क्योंकि कप्तानी तो बहरहाल उसके बैटिंग को इफेक्ट कर रही थी, लेकिन अब वो फ्री हैंड से खेलेगा, थोड़ा सा उसकी मतलब फोकस्ड होकर खेलेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा कि मैंने टीम को संभालना है, ये करना है, तो बड़ा फर्क पड़ेगा बैटिंग पे।
तो इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 2 महीने अब बहुत वाजे काफी चीजों को वाजे कर देंगे कि किस तरह से आगे पाकिस्तान क्रिकेट चलनी है। प्लस फिर कोचेस कौन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टर कौन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में तो हफीज ही जा रहे हैं ना, कोचेस तो नहीं कोई जा रहे, ये कंफर्म कीजिएगा नहीं प्लीज। नहीं नहीं, हफीज तो सिर्फ मतलब डायरेक्टर कोच जा रहे हैं, लेकिन साथ में अब वो सेलेक्ट करेंगे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच वगैरह वगैरह, पूरी सपोर्ट स्टाफ तो पूरा जाएगा ना। तो अभी तो सपोर्ट स्टाफ सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, और तो चीफ सपोर्ट स्टाफ सेलेक्टर के अभी लिए select वहाब रियाज का नाम सुनने में आ रहा था कि कंफर्मेशन है, ऐसी कोई दे रहे हैं देखिए वहां पे? अगेन वही वाली बात मैं कहता हूँ कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि वहाब तो चले फिर भी काफी अरसे से 2-3 साल से नहीं खेला पाकिस्तान से, शायद 2 साल पहले वो खेला था। जी। लेकिन यार आई फील कि कहीं पर आपको ऐसे बंदे को रखना चाहिए चीफ सेलेक्टर जो कि मतलब जो है ना करंट जनरेशन में का हाँ। ना हो। कि थोड़ा सा मुझे फील आती है कि ये जो मतलब ये प्लेयर जब इतने करीब होते हैं, साथ में खेले हुए होते हैं, एक ही जनरेशन के होते हैं, तो फिर मसला खड़ा होता है यार। आई थिंक थोड़ा सा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, जैसे इकबाल ठीक है, कासिम हो गया, ठीक है मतलब एज भी है कोई मसला नहीं, इकबाल ठीक है भाई। कासिम या कोई और स्टेप हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कूलिंग पीरियड होना चाहिए, वरना थोड़ा सी सिंपैथी वाला एक वो आ जाता है कि सारे खेले हुए होते हैं साथ। बहुत शुक्रिया विकांत साहब, आज प्रोग्राम में शरीक थे। कल ऑफ कोर्स एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कल ऑफ कोर्स बिल्डअप होगा फाइनल के मैच का रिजल्ट, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका दे विल बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया। कल इस पे बात करेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।